आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, है ना? लेकिन क्या हम सच में यही मानते भी हैं? अगर कोई छोटा काम करने वाले लोग बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगे, तो क्या आपने देखा है कि उन्हें वैसी इज्जत मिलती है जैसे आप किसी बड़ी पदवी वाले लोगों को देते होंगे? गोपाल मिश्रा की पूरी जिंदगी उनके पिताजी का ठेला, जहां शुद्ध शाकाहारी और मन से बनाई हुई थाली बेची जाती है, उसी को चलाने में बीती। शादी हुई तो सविता ने उनका हाथ बटाया। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो कभी रुके नहीं। ये लीजिए, ठंडा ठंडा रायता भी तैयार है। कल तो सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया था कि कुछ बचा ही नहीं। इतने सालों से मिश्रा जी का ठेला हम चला रहे। हाँ, ज्यादा लोग नहीं, लेकिन हमें लोग जानते तो हैं। माँ जी, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप कोई 5 स्टार होटल चलाते हैं। देखो संजीदा बहू, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे ससुर जी को आसपास के काफी सारे लोग जानते हैं। माँ जी, हमने कितनी बार कहा है कि ये ठेला लगाना बंद करिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी सहेलियां, मेरे रिश्तेदार अब मुझे ठेले वाली की बहू हो ना ऐसा कहते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे इतने सालों का काम है, अच्छा चल भी रहा है, हम क्यों बंद करें? और फिर इसी से हमने सारा जीवन बच्चों को पढ़ाया लिखाया और शादी भी करवाई। शादी मैंने अपने पैसों से की थी पिताजी, उसका जिक्र मत करिए प्लीज। अब ठेले पर पैसा कमाते हैं और सेवा ज्यादा करते हैं लोगों की। यही तो कमाई की है हमने विक्रम जीवन में। मुझे आपसे बहस करने का कोई शौक नहीं है पिताजी। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, अभी कुछ महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है। अरे ये बात तो कई बार बता चुका है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। रोज रोज आप क्यों ये सारी बातें लेकर बैठ जाते भैया? क्यों? तुम्हें अफसोस हो रहा है कि तुमने जीवन में पढ़ाई नहीं की और तुम्हारे भैया इतने आगे बढ़ गए हैं? मुझे अफसोस है सच में कि मेरे पास जब वक्त था तब मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, पर मुझे शर्म नहीं है कि मैं पिताजी के साथ ठेले पर काम कर रहा हूँ। वो तो दिख ही रहा है। छोड़ो ना संजीदा, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाय विक्रम, हैव अ नाइस डे। विक्रम के छोटे भाई ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, ना ही उसका कभी पढ़ाई में मन लगा, लेकिन उसे इस एक बात का पछतावा हमेशा रहा कि उसने क्यों उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। वो अब कुछ सालों से अपने पिताजी के मिश्रा जी के ठेले पर काम करता था। वैसे तो शिवम की उम्र 28 की हो गई थी, लेकिन उसकी शादी के लिए अभी तक कोई रिश्ता नहीं बैठ रहा था। क्या हुआ, बड़ी बहू की बात का बुरा लगा क्या सविता? सच कहूं तो कभी कभी मुझे लगता है कि विक्रम और शिवम सही कहते हैं। हमारे इस ठेले की वजह से शिवम का रिश्ता कहीं नहीं हो रहा है। हीरे की परख केवल जौहरी ही कर सकता है सविता। शिवम ने ज्यादा ऊंची पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वो अनपढ़ नहीं है। ठेले को इतनी अच्छी तरह से संभाला है कि 4 ग्राहक ज्यादा ही आने लगे आजकल। हाथ में ऐसा स्वाद है उसके, जैसे किसी बड़े होटल का बावर्ची हो। अगर उसे सही जीवन साथी मिल जाए तो उसे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसी नजर किसी के पास होनी भी तो चाहिए। तुम भगवान पर भरोसा रखो, वो सब देख रहे हैं। गोपाल जी और सविता शिवम के भविष्य के लिए बात कर रहे थे कि सामने से एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी, और शायद अप्सरा भी इतनी सुंदर नहीं रही होगी जितनी उस कार से उतर रही लड़की सुंदर थी। उसने सफेद रंग का सूट पहना था और आंखों पर काला चश्मा। अगर कोई उसे देखे तो देखता ही रह जाए, ऐसी तो उसकी मुस्कान थी। वो लड़की कार से उतरी और ठेले की तरफ मुड़ी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, आपके यहाँ सारा खाना शाकाहारी है ना? हाँ बेटा, यहाँ किसी भी तरह का कोई मांस मदिरा गंदे पदार्थों का उपयोग हम नहीं करते। हाँ, और तुम सफाई भी देख ही सकती हो बेटा। तो मुझे एक ऑर्डर देना था आप लोगों को। ऑर्डर? जी, मैंने अपने घर में 101 पंडितों का खाना रखा है, तो मुझे शुद्ध स्वादिष्ट शाकाहारी खाना चाहिए था। मैंने आसपास जब पूछा तो सबने आपका ही नाम लिया, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं मैडम। हमारे यहाँ आपको सब कुछ स्वादिष्ट और शुद्ध ही मिलेगा। मेरा नाम रोशनी है, आप मुझे रोशनी कह सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ ऑर्डर लिखवा दीजिए, बाकी आपको कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। जी। रोशनी पहली बार शिवम के ठेले पर आई थी और उसे देखकर गोपाल और सविता की नजर बस उसे देख ही रही थी। उसके मन में पहली बार किसी लड़की को देखकर ऐसा उत्साह आया था, लेकिन रोशनी की चमचमाती गाड़ी को देखकर उन्होंने जल्द ही अपने मन को समझा लिया। शिवम दिखा नहीं रहा था, लेकिन रोशनी को भी पहली बार देखते ही उसके मन में कई उमंग जागने लगे थे। लेकिन उसे पता था चांद की ख्वाहिश करना और उसे पा लेना दोनों अलग बातें होती है। अजीब इंसान है ये शिवम भी। आज के समय में लोग 2 रुपया ज्यादा कमाने के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन उसने तो एडवांस लेने तक से मना कर दिया। पता नहीं क्यों उसकी बातें बार बार याद आ रही है। अगली सुबह शिवम अपने 2 कर्मचारियों के साथ
रोशनी के घर बचा हुआ सामान और कुछ विशेष मिठाइयां पहुंचाने गया, जो कार्यक्रम के बाद भेजनी थी। जैसे ही वो विशाल बंगले के अंदर पहुंचा, उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गई। सामने संगमरमर की सीढ़ियां थी, फव्वारे थे, महंगी गाड़ियां खड़ी थी। सच कहते हैं लोग, कुछ लोगों के हिस्से में महल आते हैं और कुछ के हिस्से में मेहनत। मैं तो सब कुछ अच्छा करना चाहती थी, ये सब क्या हुआ? अब बहुत परेशान लग रही हैं। मुझे पता नहीं था कि पंडितों के आने से पहले घर को शुद्ध करना होता है। हमारे घर में तो गंगा जल तक नहीं है। पापा ने कई बार मंगवाया लेकिन अभी तक नहीं आया। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं, गंगा जल, धूप और तुलसी का इंतजाम मैं कर देता हूँ। आप? लेकिन आपके पास ये सब कहाँ से आया? अब भूल रही है, हम शुद्ध शाकाहारी खाना बनाते हैं, इसलिए पहले गंगा जल से हम भी अपना ठेला पवित्र करते हैं। खाना बनाने के बाद तुलसी पत्र डालते हैं और फिर आगे काम होता है। आप तो किसी फरिश्ते की तरह यहाँ आए हैं। आप एक काम करिए, ब्राह्मणों का खाना बाहर आपके गार्डन में ठंडे ठंडे पेड़ों की छांव में लगा दीजिए, वहां उन्हें सुकून मिलेगा। यहाँ इस घर में शराब है, वो शायद भोग को स्वीकार न करे। थैंक यू, ये सब मैं अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। आज ही के दिन वो हमें छोड़कर चली गई थी। मैं समझ सकता हूँ, आइए मैं मदद कर देता हूँ। कहते हैं प्रेम की शुरुआत हमेशा किसी इजहार से नहीं होती। कभी कभी किसी की आंखों में छुपी हुई सच्चाई, किसी के व्यवहार में बसी हुई सरलता और किसी के चरित्र में बसी हुई पवित्रता धीरे धीरे मन के बंद दरवाजों पर दस्तक देने लगती है। और जब वो दस्तक दिल तक पहुंच जाती है, उस दिन के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी रोशनी ठेले पर आ जाती, कभी किसी बहाने से फोन कर लेती, कभी किसी नई डिश की तारीफ कर देती और कभी घंटों बैठकर गोपाल जी और सविता की बातें सुनती रहती। शिवम, क्या कभी तुम्हें अपने काम से शर्म महसूस हुई? सच कहो? हाँ, पहले होती थी। जब लोग कहते थे देखो ठेले वाले का बेटा आ रहा है, तब बुरा लगता था। लेकिन फिर मैंने अपने पिताजी को देखा, उन हाथों को देखा जिनमें छाले थे, उन आंखों को देखा जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए नींद छोड़ दी। फिर समझ में आया, शर्म काम में नहीं होती, शर्म इंसान के कर्मों में होती है। और फिर जब मैं यहाँ आए हुए संतुष्ट चेहरों को देखता हूँ तो वो शर्म गर्व में बदल जाती है। काश सब लोग तुम्हारी तरह सोचते। उसी रात रोशनी ने अपने दिल के सामने हार मान ली। वो शिवम से प्रेम करने लगी थी। उसके ठेले से नहीं, उसकी सच्चाई से, उसकी गरीबी से नहीं, उसके स्वाभिमान से। लेकिन प्रेम की राह आसान कब होती है? कुछ दिनों बाद रोशनी ने अपने पिता को सब सच बता दिया। क्या कहा तुमने? एक ठेला चलाने वाला लड़का, उससे शादी करोगी तुम? वो सिर्फ ठेला नहीं चलाता पापा, वो अपने परिवार का सम्मान संभालता है। बस ये फालतू की बातें मत करो। 2 दिन खाना नहीं मिलेगा और गरीबी में रहना पड़ेगा, तब प्रेम और ये सब कुछ पागलपन लगने लगेगा। तुम्हें अंदाजा भी है तुम किस घर की बेटी हो? मुझे इस बात का अंदाजा है कि मैं किस इंसान से प्रेम करती हूँ। ये शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं। मेरे होते हुए मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। उस रात पूरे घर में तूफान आ गया। रिश्तेदार बुलाए गए, रोशनी को समझाया गया, डराया गया। लेकिन प्रेम जब आत्मा से जुड़ जाए तब दुनिया भर की आवाजें भी उसे डिगा नहीं पाती। कुछ दिनों बाद रोशनी एक छोटे से बैग के साथ मिश्रा परिवार के घर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें रो रही थी लेकिन उसके कदम कांप नहीं रहे थे। बेटा क्या हुआ? माँ जी, आज मैंने सब छोड़ दिया, अपना घर, अपनी दौलत, अपना नाम, सब कुछ। लेकिन मैंने शिवम का साथ नहीं छोड़ा। बेटा ये तुमने क्या कर दिया? बाबूजी, महलों में रहने वाले बहुत लोग देखे मैंने, लेकिन इंसानियत के महल में रहने वाले लोग पहली बार देखे। वाह, ये तो कमाल हो गया। करोड़ों की बेटी अब हमारे इस छोटे से घर में रहेगी। और क्या मिला तुम्हें? तुम इतनी पढ़ी लिखी, इतने अमीर खानदान से होकर यहाँ गई। अरे पागल कहेंगे लोग तुम्हें। कल तक बड़ी गाड़ियों में घूमती थी, अब ठेले पर बैठकर रोटियां बेचोगी। भाभी प्लीज बस करिए। सच सुनकर बुरा लग रहा है ना देवर जी? नहीं, लेकिन उस लड़की का अपमान मत कीजिए जिसने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया। इतना त्याग हर किसी के बस की बात नहीं होती। उस दिन पहली बार रोशनी ने महसूस किया कि उसने गलत फैसला नहीं लिया। जिस इंसान ने उसके सम्मान की रक्षा दुनिया के सामने की, वही इंसान उसकी पूरी जिंदगी को सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। रात को छत पर आसमान में चांद था, हवा धीमे धीमे बह रही थी। शिवम की आंखें नम थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शिवम, कहीं तुम्हें अफसोस तो नहीं कि मेरी वजह से इतना सब कुछ हुआ तुम्हारे घर में? मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है। क्या?
कि मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लायक भी हूं। शिवम, महल में रहने से जिंदगी बड़ी नहीं होती। जिस घर में प्रेम हो वही सबसे बड़ा महल होता है, और जहां प्रेम हो वहीं सबसे बड़ी दौलत होती है। उस रात दो दिलों ने एक दूसरे का हाथ थामा, ना किसी शोर के साथ, ना किसी दिखावे के साथ, बस विश्वास हो गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी, क्योंकि अब रोशनी केवल शिवम की पत्नी नहीं बनने वाली थी, वो उस छोटे से ठेले की किस्मत बदलने वाली थी, जिसे दुनिया वालों से सिर्फ एक ठेला समझती आई थी। शिवम रुकिए, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। तुम ठेले पर? हाँ, ठेले पर। रोशनी, ये कोई घूमने की जगह नहीं है। वहां घंटों खड़ा रहना पड़ता है, धूप लगती है, गर्म बर्तनों के बीच काम करना पड़ता है। और आपने कभी ये कहते हुए मुझे सुना है, मैं केवल आराम में ही जी सकती हूँ? अरे बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी पत्नी ठेले पर खड़ी होकर काम करे। और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा पति अकेला मेहनत करे और मैं घर में बैठी रहूं। शादी केवल साथ रहने का नाम नहीं है शिवम, शादी साथ चलने का नाम है। माँ बाबू जी भी तो साथ में काम करते हैं, फिर मैं क्यों नहीं? शिवम उसके चेहरे को देखता रह गया। कई बार इंसान शब्दों से नहीं, अपने इरादों से जीत जाता है, और रोशनी की आंखों में जो दृढ़ता थी उसे देखकर शिवम समझ गया कि आज इसे कोई नहीं रोक सकता। अरे बहू जी, पहली बार दिखी है? हाँ भैया, हमारी छोटी बहू है। बड़ी सुशील लग रही है। नमस्ते। उस दिन रोशनी ने केवल लोगों को खाना परोसने का काम नहीं किया, बल्कि वो चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर सब कुछ देखती रही। कौन सी चीज लोगों को पसंद आती है, कहाँ ग्राहक इंतजार करते हैं, किस बात पर लोग परेशान हो जाते हैं, कौन सी व्यवस्था बेहतर हो सकती है, वो हर छोटी बात को ध्यान से देख रही थी। बाबूजी, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। इतने सालों में आपने कभी ठेले के सामने बैठने की व्यवस्था क्यों नहीं की? अरे बेटा, ठेला तो ठेला होता है, लोग खड़े होकर ही तो खाते और चले जाते। लेकिन अगर लोग बैठकर खाए तो? बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे, तब लोग जल्दी नहीं जाएंगे और दूसरे लोगों को भी यहाँ आने की इच्छा होगी। लेकिन ठेले पर ये सब करने की क्या जरूरत है? हमारा खाना अगर लोगों को इतना ही पसंद है तो बैठने की जगह होगी, तो उन्हें भी यहाँ आने की ज्यादा इच्छा होगी। अगर तुम्हारी इच्छा है तो करके देखता है। अगले ही दिन रोशनी कुछ पैसों से 4 मजबूत कुर्सियां और 2 सुंदर मेज लेकर आ गई। उसे अच्छे से सजाया और गुलदस्ते रख दिए। सविता और गोपाल उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, जैसे छोटा बच्चा अपने मन का कोई खेल खेल रहा हो। ये सब क्या है? भविष्य। क्या? अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, तुम इस ठेले की मालकिन हो, जो चाहिए करिए मालकिन जी। धीरे धीरे ठेले का स्वरूप बदलने लगा। जहां पहले लोग केवल खाना लेने आते थे, अब बैठकर खाने लगे। रोशनी ने हर टेबल पर साफ पानी की बोतल रखवाई, छोटे छोटे गमले रखवाए, ठेले के ऊपर सुंदर रोशनी लगवाई। रात के समय जब लाइटें जलती थी तो दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई छोटा सा भोजनालय मुस्कुरा रहा हो। लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई थी। शिवम, आपका फोन दीजिए। क्यों भाई? आज से आपका ठेला इंटरनेट पर भी चलेगा। इंटरनेट पर ठेला? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए बस। रोशनी ने ठेले के लिए सोशल मीडिया पेज बनाया, खाने की सुंदर तस्वीरें डाली, गोपाल जी की कहानी लिखी, बताया कि कैसे एक पिता ने अपने पूरे जीवन की कमाई अपने बच्चों पर लगा दी, कैसे एक परिवार वर्षों से शुद्ध भोजन लोगों तक पहुंचा रहा है। उसने एक वीडियो भी बनाया जिसमें शिवम रोटी बना रहा था, सविता रायता परोस रही थी और गोपाल जी ग्राहकों को हंसते हुए खाना दे रहे थे। वीडियो के अंत में केवल एक पंक्ति लिखी थी, यहाँ खाना नहीं अपनापन परोसा जाता है। भाई यही है ना ये वायरल ठेला? हाँ यार, वीडियो में तो यही देखा। तो फोटो खींच जल्दी। आपका स्वागत है। वाह, जगह तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद। कुछ ही महीनों में वो जगह बदलने लगी। पहले जहाँ केवल मजदूर और आसपास के लोग खाना खाने आते थे, अब वहाँ परिवार के लोग आने लगे, कॉलेज के विद्यार्थी आने लगे, ऑफिस में काम करने वाले लोग आने लगे। लोग कहते थे, एक बार मिश्रा जी के यहाँ खा कर देखो, स्वाद भी मिलेगा और सम्मान भी। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ लोगों की जलन भी तो बढ़ जाती है। ये सब कैसे हो गया? अरे इतनी भीड़! कल तक तो यहाँ 10 लोग आते थे और आज 100 लोग खड़े। विक्रम और संजीदा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिस ठेले को देखकर उन्हें शर्म आती थी, उसी ठेले की चर्चा पूरे शहर में हो रही थी।
लेकिन अब वो अपने घमंड को चकनाचूर होता देखकर सहन नहीं कर पा रहे थे। बाबूजी, अब समय आ गया है। किस बात का बेटे? इस ठेले को और बड़ा करने का। वो कैसे? सामने वाली दुकान खाली हो रही है। हाँ तो? अरे उसे किराए पर लेते हैं। अरे लेकिन पैसे? मैंने सारा हिसाब करके रखा है। इस साल हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। मैंने सारा खर्चा और कुछ पैसे सेव करके रखे, बाकी का हम छोटा सा लोन ले लेते। गोपाल जी की आंखें भर आई। सविता की आंखों में गर्व था और शिवम की आंखों में बेशुमार प्रेम, क्योंकि वो जानता था कि उसने केवल एक पत्नी नहीं पाई है, उसे एक ऐसी जीवन संगिनी मिली है जो टूटे हुए सपनों में भी नई सुबह देख सकती है। लोग दूर दूर से आने लगे थे। युवाओं की तस्वीरों में वो जगह दिखाई देने लगी थी। सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा होने लगी थी और शायद पहली बार विक्रम और संजीदा को समझ में आने लगा था कि काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। और जब सोच बड़ी हो तो एक ठेला भी होटल बनने की राह पकड़ लेता है। अजी सुनते हो, नित्या की वजह से जीना हराम हो गया है। 29 सी हो गई है, नखरे खत्म ही नहीं होते हैं। पढ़ लिख गई तो क्या हमें नीचा दिखाएगी? हद हो गई है। क्या करूं, इसे जो भी दिखाओ सब बोरिंग लगता है। इसे तो राजकुमार चाहिए जो घोड़े पर सवार होकर आए। देखो, अगर ऐसे ही रहा तो ये घर में बैठी ही रह जाएगी, समाज में नाक कट जाएगी अपनी। कोई तो रास्ता निकालो। राजेश जी ने सुनीता जी की बात अनसुनी कर दी और मन ही मन सोचने लगी कि जो नित्या की शादी करवाएगा उसे लालगंज वाली दुकान देती जाएगी। उधर रिया घर की छोटी बहू लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर नित्या को पढ़ते हुए देख रही थी। नित्या, कब तक उस किताब में घुसी रहोगी? अगले महीने तुझे 29 का होना है। कुछ तो करियर या शादी का प्लान बना। भाभी, अभी तो मेरी पीएचडी चल रही है, आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ, ये पीएचडी ही तेरा घर बसाएगी। मम्मी जी की आंखों की चिंता तुझे दिखती नहीं है, बस अपनी पढ़ाई की पड़ी है। नित्या ने किताब बंद की और बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ निकल गई। उधर रात को जब सब खाने के लिए बैठे तब राजेश जी ने हॉल में आते ही सबको एक साथ बैठाया। डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए राजेश जी ने अपनी इकलौती बेटी नित्या की शादी और अपनी पुश्तैनी दुकान के भविष्य को लेकर एक बड़ा सा ऐलान कर दिया, जिससे घर की दोनों बहुओं रिया और ईशा की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। देखो भाई, दुकान तो काफी बड़ी है और इसका काम भी बहुत अच्छा चलता है, पर अब मेरी उम्र हो रही है, मुझे आराम चाहिए। मैं चाहता हूँ कि नित्या की शादी जल्दी हो जाए। जो भी बहू ननद की शादी की जिम्मेदारी ठीक से निभाएगी और उसे सेटल कराएगी, दुकान में उसी के पति के नाम कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर एक बात ध्यान रहे, नित्या की खुशी सबसे पहले मायने है। हमें पता है कि नित्या कितनी जिद्दी है। उसके मनपसंद लड़का तुम खोजो और उसी के हवाले लालगंज की दुकान है। मैंने बस अपनी बात कह दी है, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा वही आगे दुकान संभालेगा। मेरा फैसला फाइनल है। रात को रिया और साहिल अपने कमरे में थे। कमरे का दरवाजा बंद करते ही रिया के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसके दिमाग में दुकान को लेकर कैलकुलेशन शुरू हो चुकी थी। साहिल, तुमने सुना पापा क्या कह रहे थे? जो नित्या की शादी की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा दुकान उसी को मिलेगी। ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है, हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने सुना है रिया, पर दुकान के चक्कर में नित्या को परेशान करना ठीक नहीं होगा। वो भी अपनी पढ़ाई में कितनी सीरियस है, तुम्हें पता ही है। वो शादी के लिए शायद अभी हाँ भी ना कहे। पढ़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन अगर दुकान हाथ में आ गई तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। तुम बस इतना बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? मुझे बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। मैं एक ऐसा मास्टर प्लान बना रही हूँ ना कि वो मना ही नहीं कर पाएगी। तुम्हारी बातें सुन के तो लगता है कि तुमने सब पहले से ही सोच रखा है। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस इतना ध्यान रहे कि बाद में कोई बवाल ना हो और पापा जी को शक ना हो जाए। अगली दोपहर किचन में ईशा और करण एक दूसरे से काफी नजदीक होकर बातें कर रहे थे, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। ईशा के हाथ में चाय का कप था, पर उसका ध्यान सिर्फ उस दुकान पर था। तुमने गौर किया, पापा का सीधा सा पॉइंट है, जो नित्या की शादी कराएगा दुकान उसी की। रिया भी इसे प्लानिंग में लग गई है। उसके हाव भाव देखकर लग रहा है कि वो कुछ बड़ा करने वाली है। हमें उससे ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा। मुझे अच्छे से पता है, लेकिन रिया अभी से जिस तरह से एक्साइटेड दिख रही है ना, मुझे डर है कि वो बाजी ना मार जाए। हमें उससे आगे सोचना होगा। स्मार्ट तो ठीक है, लेकिन नित्या को मनाना भी तो बड़ी सिरदर्दी है। तो किसी की नहीं सुनती। उसे मनाना लोहे के चने चबाने जैसा है। मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होने वाला है। वो समय संभालूंगी, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। हमें नित्या को कन्विंस करना होगा और वो किसी ऐसे लड़के से मिले जिसे हम चुनेंगे। अगर वो हमारी पसंद मान गई तो पापा खुश होकर दुकान हमारे नाम कर देंगे।
तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रही हो। खैर, जो ठीक लगे वही करो। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, पर देख लेना कहीं रिया हमें मात ना दे दे। 3 दिन बीत चुके थे, घर में तनाव बढ़ने लगा था। ईशा ने एक दिन मौका पाकर नित्या के कमरे में जाकर उसके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की कि बातों बातों में लड़कों का टॉपिक छेड़ दिया जाए ताकि वो नित्या को इम्प्रेस कर सके। नित्या, मैंने तुम्हारे लिए कुछ फोटोज निकाली है। आजकल के लड़के भी कितने स्मार्ट और सेटल्ड है ना। देख तो सही, ये कितना अच्छा लड़का है, इसकी फैमिली बिजनेस है। भाभी, ये सब क्या है? आप ये सब मुझे क्यों दिखा रही हो? मुझे अभी शादी की कोई जल्दी नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई में खुश हूँ और मेरा करियर मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। जल्दी नहीं है, पर सही समय पर फैसला लेना भी तो जरूरी होता है ना। देखो ये लड़का कितना अच्छा है, कितना वेल सेटल है। एक बार मिलकर तो देखो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। क्या बुराई है इसमें? भाभी प्लीज, आप अपनी एनर्जी कहीं और लगाइए। मैं अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस कर रही हूँ। मुझे अभी ये सब नहीं चाहिए और प्लीज मुझे बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए। ईशा वहां से उठकर बाहर आ गई और बहुत चिढ़ गई क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार होती दिख रही थी। उसे लग रहा था कि नित्या बहुत चालाक है। एक हफ्ता गुजरने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से साजिशों का अड्डा बन चुका था। रिया और साहिल एक कोने में बैठकर अपनी अगली चाल चल रहे थे। साहिल, मैंने सोचा है कि क्यों ना उसे किसी बहाने बाहर लेकर आऊं। अगर वो घर से बाहर जाएगी तो माहौल बदलेगा और शायद वो शादी के लिए भी हाँ बोल दे। घर के अंदर तो वो किसी की सुनती नहीं है। बाहर ले जाकर क्या करोगी? उसे पता चलेगा कि वो घर में भी तमाशा खड़ा कर देगी। रिस्क तो बहुत है इसमें, और पापा जी को पता चला ना तो हम दोनों का पत्ता कट हो जाएगा। तमाशा नहीं होगा, बस एक छोटी सी मुलाकात होगी। मैंने कुछ लड़कों का अरेंजमेंट भी कर लिया है, एकदम प्रोफेशनल टाइप के लड़के हैं। बस तुम मुझे सपोर्ट करना और पापा के सामने ऐसा दिखाना जैसे हम दोनों बस उसकी खुशी चाहते हो। ठीक है, जैसा तुम कहो, बस ध्यान रहे कि कोई गड़बड़ ना हो। तुम अपना बजट संभालना, मैं बाकी सब देख लूंगा। उसी शाम ईशा ने भी अपनी कमर कस ली थी। उसने कुछ फिल्मी स्टाइल के तरीके अपनाए ताकि वो नित्या को इमोशनल ब्लैकमेल कर सके। देख लिया करण, नित्या को मनाना आसान नहीं है। अब मुझे कुछ ठोस करना होगा। मुझे लगता है हमें उसे किसी बड़े इवेंट या फंक्शन का लालच देना होगा जहां वो लड़कों से मिल सके। तुम जो भी करो सोच समझ कर करना। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से किसी की बात में आ जाएगी। वो तो वक्त ही बताएगा। मुझे बस वो दुकान चाहिए और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। घर में दोनों बहुओं के बीच कंपटीशन बढ़ गया था और दोनों अपने अपने तरीकों से नित्या को शादी के लिए तैयार करने में जुट गई थी। नित्या सब कुछ जानते हुए भी शांत थी और अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती थी। अगले दिन रिया एक कैफे में बैठी थी जहां उसने 4 लड़कों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। ये 4 लड़के आर्यन, कबीर, जैद और नील रिया के मास्टर प्लान का हिस्सा बनने वाले थे। देखो लड़कों, मुझे सिर्फ एक ऐसा लड़का चाहिए जो नित्या को इम्प्रेस कर सके। उसे महंगे तोहफे देना, लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना और उसकी पसंद की बातें करना, ये सब तुम्हें आना चाहिए। जो सबसे पहले कामयाब होगा उसे पैसे डबल मिलेंगे। मैडम, ये तो मेरा रोज का काम है। आप बस नाम और पता बताइए, हम उसे ऐसे इम्प्रेस करेंगे कि वो खुद कहेगी कि मुझे इसी से शादी करनी है। लेकिन मैडम, अगर वो हमें रिजेक्ट कर दे तो फिर पेमेंट का क्या होगा? रिजेक्शन की गुंजाइश मत रखना। मुझे रिजल्ट चाहिए। पैसे की चिंता तो मत करो। काम हुआ तो पैसा पूरा मिलेगा। उधर ईशा भी पीछे नहीं थी। उसने घर में नित्या के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसके हाथ में एक इटालियन डिश का पैकेट था। नित्या, तू पढ़कर थक गई होगी। देख, मैं तेरे लिए इटालियन खाना लाई हूँ। मुझे पता है तुझे ये बहुत पसंद है। चल साथ में खाते हैं। भाभी थैंक यू, लेकिन मुझे भूख नहीं है। और आप ये सब क्यों कर रही है? मुझे पता है आप मुझे किसी लड़के से मिलवाना चाहती हैं। अरे नहीं पापा, तू गलत सोच रही है। मेरा इरादा बस इतना है कि तू थोड़ा रिलैक्स कर। देख, बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है। मैं भी पहले ऐसे ही थी, फिर शादी के बाद लाइफ कितनी बदल गई। तू तो बहुत लकी है जो तुझे अच्छा घर मिलेगा। भाभी, आप अपनी एनर्जी बचा कर रखिए। मुझे सब पता है कि आप लोग दुकान के लिए ये सब कर रहे हैं। ये सब करना बंद कर दीजिए। नित्या ने खाना लेने से मना कर दिया और ईशा वहां से झल्ला कर बाहर आ गई। उसे समझ आ गया कि नित्या बहुत स्मार्ट है और वो आसानी से किसी के झांसे में नहीं आएगी। रिया अपने कमरे में वापस आई और साहिल से फोन पर बात कर रही थी। साहिल, मैंने 4 लड़कों को हायर कर लिया है। वो एकदम मॉडल जैसे दिखते हैं। अगर नित्या एक बार भी उनमें से किसी को देख लेगी ना तो उसका मन बदल जाएगा। तुम बस बजट का इंतजाम रखना। रिया, ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर पापा को पता चला ना कि हमने बाहर के लड़कों को घर में घुसाया है तो हम बाहर हो जाएंगे। पापा को पता नहीं चलेगा। हम उन्हें दिखाएंगे कि वो नित्या का फ्रेंड है। तुम बस पैसों की चिंता छोड़ो। हमें दुकान चाहिए। साहिल, दुकान मिल गई तो फिर ये सब छोटे खर्चे कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो, बस ध्यान रखना कि लड़के घर में हंगामा ना करे।
उसी शाम ईशा ने अपने पति करण के साथ बैठक में बैठकर काफी लंबी बहस की। करण, रिया कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई है। उसने पक्का कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लिया है। हमें कुछ ठोस कदम उठाना होगा। अगर उसने नित्या को मना लिया तो दुकान हमारे हाथ से निकल जाएगी। तुम क्या चाहती हो? हम भी लड़के ढूंढे? ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये बिजनेस है। अगर हम दुकान चाहते हैं तो हमें नित्या को इमोशनली ब्लैकमेल करना होगा। वो पढ़ती है, उसे करियर की चिंता है। हम उसे दिखाएंगे कि शादी के बाद भी वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। उसे सपोर्ट का लालच दो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, पर अगर नित्या ने हमें डांट दिया तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। अगले हफ्ते रिया ने अपना पहला कार्ड खेला। उसने नित्या को एक फिल्म दिखाने के बहाने मॉल घुमाया, जहाँ पहले से ही आर्यन मौजूद था। नित्या, चल ना यार, बहुत बोर हो गई है तू। एक मूवी देख लेते हैं, फिर शॉपिंग करेंगे। देख, टिकट भी बुक हो गई है। भाभी, मुझे नहीं जाना है, मेरी क्लास है। क्लास कल भी हो जाएगी, एक दिन की छुट्टी ले ले। पापा ने भी कहा है कि थोड़ा तू बाहर निकला कर। चल, मना मत कर। मॉल में फिल्म शुरू होने से पहले रिया ने जानबूझकर आर्यन को वहां बुलाया। आर्यन बहुत स्टाइलिश लग रहा था और उसने नित्या के पास आकर बैठना शुरू किया। एक्सक्यूज मी, आप क्या नित्या है? मैंने सुना है आप लिटरेचर में रिसर्च कर रही है। कमाल है, मुझे भी राइटिंग का बहुत शौक है। नित्या ने आर्यन को एक नजर देखा और तुरंत समझ गई कि ये रिया का ही भेजा हुआ आदमी है। उसने बिना कुछ बोले अपना बैग उठाया और थिएटर से बाहर निकल गई। रिया उसके पीछे भागती हुई आई। क्या हो गया नित्या? वो तो बहुत अच्छा लड़का था, तूने उससे बात क्यों नहीं की? भाभी, मुझे पता है ये सब क्या है। आप लोगों ने इस लड़के को पैसे दिए ना। ये सब ड्रामा बंद करिए। मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ जिसे आप जहाँ चाहे सेट कर दे। रिया को लगा कि उसकी पूरी मेहनत बेकार गई और आर्यन के पैसे भी पानी में चले गए। वो बहुत हताश हो गई। उसी रात ईशा ने अपनी चाल चली। उसने घर के आंगन में नित्या के लिए उसकी पसंदीदा चाय और स्नैक्स लगाए। नित्या, सुनना, मैं जानती हूँ कि तुझे हम दोनों की हरकतें पसंद नहीं आ रही है। देख, लेकिन लाइफ में कभी ना कभी तो सेटल होना ही पड़ता है ना। मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ, शादी के बाद तेरी पढ़ाई में मैं पूरी मदद करूंगी। भाभी, आप लोग मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मेरी लाइफ में अभी बहुत कुछ है जो मुझे अचीव करना है। अचीव तो तू शादी के बाद भी कर सकती है। देख, तू कितनी समझदार है। पापा को दुकान का लालच है, वो तो रहेगा ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू किसी अच्छे लड़के के साथ अपनी लाइफ शुरू करे। नित्या ने बस एक गहरी सांस ली और अपने कमरे की तरफ चली गई। ईशा को लगा कि शायद उसकी बात का असर हुआ है, लेकिन असल में नित्या को उन दोनों की ये चालें बहुत बोरिंग और बचकानी सी लग रही थी। साहिल और रिया अपने कमरे में बैठकर हिसाब लगा रहे थे। अब तक रिया ने आर्यन, कबीर और जैद को काफी पैसे दे दिए थे, लेकिन नित्या पर कोई ऐसा नहीं हुआ। दिया, ये पैसे बर्बाद हो रहे हैं। 3 लड़के हो गए हैं, लेकिन कोई भी इम्प्रेस नहीं कर पाया। अब और बजट नहीं है हमारे पास। मैं क्या करूं? वो किसी की सुन ही नहीं रही है। लगता है हमें उसे किसी और तरीके से फंसाना होगा। मुझे लगता है कि हमें उसे किसी शादी या पार्टी में ले जाना चाहिए जहां लड़कों की भीड़ हो। और कितने पैसे खर्च करने हैं? दुकान का मुनाफा भी आया नहीं है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। बस एक और चांस साहिल। अगर ये काम नहीं हुआ ना तो हम मान लेंगे कि दुकान हमारी किस्मत में नहीं है। करण और ईशा भी पास वाले कमरे में यही बात कर रहे थे। ईशा, तुम छोड़ो इसे। नित्या के नखरे खत्म होने वाले नहीं है। दुकान के चक्कर में हम अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर रहे हैं। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। रिया ने बहुत पैसा बहाया है, हमें उससे ज्यादा दिमाग लगाना होगा। अगर वो बाहर के लड़कों को ला रही है तो हम उसे अपनी पसंद के किसी लड़के से मिलवाएंगे जो परिवार का जानकार हो। परिवार का जानकार? ऐसा कौन है? मैं ढूंढ लूंगी, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। हमें किसी भी तरह दुकान हथियानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन घर में हड़कंप मच गया। दोपहर के समय घर में कुरियर वाला आया जिसमें नित्या के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। नित्या घर पर नहीं थी, इसलिए सुनीता जी ने वो पैकेट खोल दिया। सुनीता जी ने जैसे ही पेपर देखे उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाती हुई हॉल में आई। राजेश, ये क्या हो गया? नित्या ने ये क्या कर दिया? राजेश जी दौड़कर बाहर आए और पेपर देखे। उसमें नित्या की शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था। वो किसी और का नहीं बल्कि अपने ही कॉलेज के एक प्रोफेसर से शादी कर चुकी थी। उसी समय रिया और ईशा भी वहां पहुंची। उनके चेहरे पर पहले ही बहुत तनाव था क्योंकि उनकी सारी प्लानिंग फेल हो रही थी। क्या हुआ मम्मी जी, क्या हो गया? पढ़ो खुद। तुम्हारी ननद ने हम सबको बेवकूफ बना दिया है। उसने कोर्ट मैरिज कर ली है, वो भी 3 महीने पहले। रिया और ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी सालों की मेहनत, इतने पैसे और इतना ड्रामा, सब एक पल में सब खत्म हो गया था। क्या ये कैसे हो सकता है? हमने जितने लड़के दिखाए, इतना प्लान बनाया, वो किसी और से कैसे प्यार कर सकती है? तभी घर का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। बाहर आर्यन, कबीर, जैद और नील खड़े थे। वो रिया के घर के अंदर आ गए और हंगामा करने लगे। मैडम, कहाँ हैं पैसे? हमने आपका काम किया है, नित्या को इम्प्रेस करने की कोशिश की, पर अब नित्या घर से जा चुकी है, हमारे पैसे निकालिए।
हाँ, हमने टाइम दिया और फ्यूल खर्च किया, पेमेंट पूरा चाहिए वरना हम यही बैठेंगे। साहिल बाहर आया और लड़कों को देखकर घबरा गया। तुम लोग क्या क्यों आए हो? हमें कोई काम नहीं करना है, यहाँ से जाओ। काम तो कर दिया हमने, अब पेमेंट चाहिए। रिया मैडम ने कहा था कि काम हो या ना हो पैसे पूरे मिलेंगे। रिया फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ गया था कि उसने न सिर्फ दुकान खो दी बल्कि अपना पैसा भी बर्बाद कर दिया, और साहिल के सामने भी उसकी पोल खुल गई। ईशा और करण एक कोने में खड़े थे, वो अपनी हताशा में डूबे हुए थे। देखा ईशा, तुमने कहा था कि तुम सब संभालोगी, अब देखो सब कुछ बर्बाद हो गया ना दुकान मिली ना नित्या का साथ मिला, और ऊपर से ये लड़के हंगामा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि नित्या इतनी आगे निकल चुकी है। हम दोनों मूर्ख बन गए। हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे जबकि वो अपनी लाइफ में जी रही थी। राजेश जी गुस्से में सोफे पर बैठ गए। उन्हें अपनी दोनों बहुओं की हरकतों का पता चल गया था। तुम दोनों को क्या लगा था कि मैं अंधेरा देख रहा था? मुझे पता था कि तुम लोग दुकान के पीछे भाग रही हो, इसलिए मैंने दुकान के लिए शर्त रखी कि ताकि तुम लोगों का असली चेहरा सामने आ सके। मुझे पता था कि नित्या शादी नहीं करेगी, वो पहले ही अपनी पसंद का जीवन साथी चुन चुकी थी। मैंने बस ये ड्रामा तुम दोनों का लालच देखने के लिए किया था। साहिल और रिया, ईशा और करण सब स्तब्ध रह गए थे। उनका लालच ही उनके हार का कारण बन गया था। तो मैडम पैसे कौन दे रहा है? साहिल ने गुस्से में रिया की तरफ देखा और उसे अंदर खींच कर ले गया। अंदर चलो रिया, अब जो भी होगा तुम भुगतोगी। दुकान का सपना तो गया, साथ में हमारी सारी इज्जत भी चली गई। साहिल और रिया कमरे में घबराहट में थे, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बैंक स्टेटमेंट और रसीदें हाथ में लेते ही साहिल के चेहरे का रंग उड़ गया। रिया, ये क्या किया तुमने? ये 4 लड़के आर्यन, कबीर, जैद और नील, हर दिन का 15 से 20 हजार का खर्चा, कभी रेस्टोरेंट के नाम पर तो कभी महंगे तोहफों और लॉन्ग ड्राइव के नाम पर। आज फाइनली इनका हिसाब जोड़ा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने भी अभी कैलकुलेटर उठाया था, अलग अलग टुकड़ों में दिए गए पैसे मिलाकर 3 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। मुझे लगा था ये सब छोटा खर्चा है। 3 लाख? क्या पागल हो गई हो तुम? इतने पैसे हमने बस इन किराए के लड़कों पर फूंक दिए, और बदले में हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। नित्या तो अपनी लाइफ जी के निकल गई और हम यहाँ कर्ज में डूब गए। मुझे लगा था दुकान का मुनाफा आएगा तो ये सब चुटकी बजाते कवर हो जाएगा। अब वो लड़के बाहर दरवाजे पर खड़े हैं, बोल रहे हैं कि आज फुल एंड फाइनल पेमेंट चाहिए। अगर पैसे नहीं दिए तो वो घर के अंदर शोर मचाएंगे।